चलिए स्टार्ट करें ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक फाइनाइट वायर है और उससे करंट कितना बह रही हो, आई फ्लो हो रही हो, तो किसी डिस्टेंस आर पे, यहाँ पे कोई पॉइंट हो ना, तो इस पे फील्ड कितनी होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक फार्मूला ये था ना, ये किसके लिए था, जब वायर कैसा हो, फाइनाइट हो। और एंगल एक बार ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल को हमने नाम दिया अल्फा और इस वाले को नाम दिया बीटा। अगर हमें बोलना हो अल्फा और बीटा है क्या, तो परपेंडिकुलर से इंड, ये जो पहला इंड है वायर का, परपेंडिकुलर से ये वाला एंड के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या है, अल्फा। और परपेंडिकुलर से नीचे जो दूसरा इंड है वो जो एंगल बनाता है वो क्या है, बीटा। समझ आ रही ना बात। ये फार्मूला हो गया किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए। अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की मीनिंग क्या होती है कि पॉइंट बहुत वायर के क्या हो, करीब हो, तब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कल पढ़ा था हमने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना था, 2I डिवाइड बाई R। ये था, यही था ना फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई R। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा 90 हो जाता है। 90 साइन 90 कितना होता है, 1 तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में एक और पढ़ा था, सेमी इनफाइनाइट। कैसा, सेमी इनफाइनाइट, किसी डिस्टेंस r पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर जो होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। ये थे 3 फार्मूले। अच्छा, इन तीनों जगहों पर आप देखिए, जिस पॉइंट पे आप फील्ड बता रहे हो, चाहे यहाँ बता रहे हो, चाहे यहाँ बता रहे हो, चाहे यहाँ बता रहे हो, तीनों केसेस में पॉइंट जो है वायर के सामने है। पॉइंट कहाँ पे है, वायर के सामने है। लेकिन वायर से हट के भी पूछा जा सकता है, पॉइंट वायर के सामने ना हो तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो चीज़ हमें देखनी है आज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उसी को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर एक बार फिर से मैं कहूँगा, ध्यान से देख लो, ये फाइनाइट के लिए है, जब वायर कैसा हो, फाइनाइट, किसी डिस्टेंस r पे फील्ड। और जब वायर इनफाइनाइट हो तो किसी डिस्टेंस r पे फील्ड। और जब सेमी इनफाइनाइट हो तो किसी डिस्टेंस r पे फील्ड। ठीक है, और तीनों में पॉइंट सामने हैं। अब एक ऐसा, इससे करंट फ्लो हो रही है I ना, और जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं। ये वाला एंड 1 है और ये वाला एंड 2 है ना। ये पॉइंट 2 से किधर है, दूर है। अच्छा, एक पॉइंट यहां भी हो सकता है जो वायर के सामने ना हो ना। तो अब इस पे अगर फील्ड निकालनी हो तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले आपको ढूंढना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या देखना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन ड्रॉ किए और इस वाली लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपको परपेंडिकुलर लाइन मिल गई। ऐसे ही इस वायर को बढ़ा लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपको परपेंडिकुलर वाली लाइन मिल जाएगी। वायर से ये कैसी लाइनें हैं, दोनों परपेंडिकुलर। अच्छा, एंगल जब देखना होता है अल्फा बीटा, तो आप कहाँ से देखते हो ना, आप कहाँ से देखते हो इस चीज को, परपेंडिकुलर से पहला इंड अल्फा और परपेंडिकुलर से दूसरा इंड बीटा। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन मुझे चाहिए थी ना, परपेंडिकुलर हमने बना लिया। अब देखो, इन एंड्स को ज्वाइन कर दो, ये वाला एंड ज्वाइन कर दिया
और इस वाले एंड को ज्वाइन कर दो। पहले इस वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। समझ आ रही ना बात? अब देखो, परपेंडिकुलर से पहला एंड ये वाला है, मतलब कहने के लिए ये है तो दूसरा ना। परपेंडिकुलर से ये वाला एंड मान लेते हैं, ये वाला एंड जो एंगल बनाता है वो मान लेते हैं कितना बनाता है, अल्फा बनाता है। कितना बनाता है? अल्फा। और परपेंडिकुलर से ये वाला जो एंड है वो कितना एंगल बनाता है? बीटा। अल्फा और बीटा जो एंगल होता है वो कहां से होता है? परपेंडिकुलर से एंड तक का एंगल। तो परपेंडिकुलर से ये पहला एंड और परपेंडिकुलर से ये दूसरा एंड, अल्फा हो गया और ये वाला एंगल क्या हो गया? बीटा हो गया। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मान लेते हैं कितना है? आर है। और यहाँ पे क्या होता था? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता था ना। ये पहले फार्मूला हुआ करता था। ये तब जब ये पॉइंट कहाँ पे होता था? वायर के सामने। इस बार सामने नहीं है, इस बार नीचे है। तो एक काम करना, ये देखना किस वाले एंड से पॉइंट नीचे है। किस वाले एंड से है? 2 से ना। 2 से दूर है ना। तो 2 से दूर वाले पॉइंट पे आप फील्ड जानना चाहते हैं, तो 2 से दूर वाले में एंगल कौन सा है? अल्फा। कौन सा है? अल्फा। तो जिस एंड से दूर होगा पॉइंट, जिस एंड से दूर होगा पॉइंट, उस वाले एंगल वाले फार्मूले में सिर्फ क्या लगा देना? माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। आंसर आ जाएगा। देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर, और यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बस आंसर हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? ऐसे थोड़ा सा यहां वाले में जैसे ये वाला एंड जो है ना, इस वाले पॉइंट पे आप क्या जानना चाहते हैं? फील्ड। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, किस एंड से दूर है? इस वाले से दूर है ना। वो दूरी नहीं देखना है, मतलब जैसे इस वाले एंड के तरफ है ना ये पॉइंट, ऐसे बोल लो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। इस वाले एंड की तरफ है ना ये पॉइंट जिस पे फील्ड जानना चाहते, तो उस वाले एंड से ये एंगल कितना बना रहा है? परपेंडिकुलर, अल्फा। उस वाले का जब साइन लिखना तो साइन कैसा ले लोगे? माइनस ले लो। अब देखो अगले वाले में क्लियर हो जाएगा। इस वाले के लिए थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये वाला एंड ऐसे जोड़ देता हूं, तो परपेंडिकुलर से ये वाला एंड मान लेते हैं एंगल बनाता है अल्फा, और ये वाला एंड जो एंगल बनाता है वो मान लेते हैं कितना बनाता है? पूरा बीटा बनाता है ना। अब इस वाले पॉइंट पे क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा आप, साइन के साथ क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। और इस बार किसके करीब है ये पॉइंट जिस पे फील्ड निकालना चाहते हैं? 1 के। तो 1 के करीब वाले पे एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। तो यहां पे माइनस कौन होगा? माइनस साइन अल्फा प्लस साइन, बस आंसर है। समझ पा रहे हैं ना? बस यही चीज ध्यान रखना, उसके साथ माइनस लगा दें। कर लो। एक और बता देता हूं फिर लिखिए ना। 1 मिनट, आखिरी बात, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट सिमट जाएगा इससे रिलेटेड। अगर एक वायर है, क्या है? वायर है, और उससे करंट आई फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही, यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड जानना है। वायर की लाइन में अगर पॉइंट हो, तो वायर की लाइन में अगर पॉइंट होगा तो अल्फा और बीटा दोनों जीरो होगा। तो दोनों जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगी? जीरो ना। तो अब मुझे लगता है आपके जहन में जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने वायर के सामने सारे पॉइंट्स पे करा दिए, मैंने वायर की लाइन में करा दिया, और वायर से दूर भी करा दिया। ठीक है, कर लीजिए अब। चलो यहां तक क्लियर है ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक ऐसे चेक कर लेते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए, खाली एंगल आप बताइएगा। मान लेते हैं यहां से वायर से करंट बह रही है आई, और यहां पे पॉइंट है, और ये वाला एंड
परपेंडिकुलर से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और ये वाला एंड जो एंगल बना रहा है ये भी बना रहा है कितना 30 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना है 30। तो अगर आपको इस पॉइंट पे फील्ड जानने का या बताइए पूछे कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइड बाई आर। और आ, देखो इस वाले इंड की तरफ है ये पॉइंट, तो माइनस कितना लोगे साइन 30 ना, और ये वाला जो एंड है वो कितना एंगल रखता है 60, तो ये प्लस होगा ना, प्लस साइन 60 ना। बाकी अगर आपको करंट की वैल्यू दी होती और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू दी होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इलेक्ट्रोस्टैट में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हमने, समझ रहे हैं? चलिए यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले पैरेलल वायर पे कुछ क्वेश्चन निपटा लेते हैं, ठीक। फिर उसके आगे देखेंगे। ये वाला देखिए सिंपल सा कह रहा है, फिगर शोज टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में, द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द वायर। ये जो मिडवे पे पॉइंट P है इस पे आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों वायर की फील्ड जुड़ेगी या माइनस होगी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो सबसे पहले हाथ के इशारे से चेक करेंगे, और राइट हैंड यूज करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करेंगे और फिंगर को उस तरफ जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो फिंगर किधर मुड़ेगी, अंदर। तो इस वायर की वजह से फील्ड किधर बनेगी, अंदर, और इसकी वजह से ना ना ना, इसकी भी वजह से अंदर ही बनेगी। किधर बनेगी, अंदर। तो इसका मतलब दोनों फील्ड एक डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी भी अंदर और इसकी भी अंदर बनेगी, तो दोनों फील्ड ऐड होगी। तो पहले एक वायर की वजह से निकालो। अच्छा, जैसा ये वायर है वैसा ये वायर है, तो दोनों की फील्ड क्या होगी, सेम। एक की निकालो, इनटू क्या कर दो, 2 कर दो। तो लिख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में लॉन्ग वायर दिया है कि नहीं। लॉन्ग मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो एक वायर की वजह से फील्ड इनफाइनाइट वाले में कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाई आर होती है, ये होती है। अब देखना, पहले वायर की वजह से फील्ड निकालते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू 2, करंट कितना 10, डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। आधा कितना होगा, ये वाली दूरी आधी, आधी कितना होगी 2.5 इंटू 10⁻⁻2। ये कितने वायर की वजह से है, एक वायर। तो ऐसी ही फील्ड सेम वो भी बनाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करके, सिक्सटीन आ रहा है, 16 इंटू 10⁻⁻5। अरे दो दो कितना होगा 4, और 4 इंटू 10 कितना होगा 40, और 40 डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट निकाल के फेंक दो, ऊपर कितना कर दो 400, 400 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा 16, और 16 ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻, ठीक है, बस आंसर हो जाएगा। एक और इस पे अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा सोचने वाला है।
चलो अगला देखो। ये क्वेश्चन, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर एक्स एंड वाई आर प्लेस 50 सेंटीमीटर। दो वायर हैं एक्स और वाई, और दोनों कितने सेंटीमीटर पे? 50 सेंटीमीटर पे ना। इसको x नाम दे दो और इसको y। अब कह रहा है एंड कैरीज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर एंड 15 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। इसकी करंट मैं दे देता हूँ डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि फील्ड इसी के अकॉर्डिंग जुड़ेगी और घटेगी, क्या होगा डिसाइड होता है। तो करंट कितना दिया हुआ है? 20 एम्पियर, और कितना दिया हुआ है? 15 एम्पियर ना। ठीक, मान लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है रिस्पेक्टिवली। ए पॉइंट P इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर X। P कहां पे है? 40 सेंटीमीटर। किससे? X वाले वायर से। और Y वाले वायर से कितने पे है? 30 सेंटीमीटर। तो कहां पे पॉइंट होगा? ये तो टोटल दूरी कितना है? 85 सेंटीमीटर। कितना है? बाहर नहीं, बाहर नहीं होगा बल्कि अंदर ही होगा। देखिएगा, जैसे ये मान लेते हैं दो वायर है इस तरह से, ऐसे ना, इसके बीच में यहां कहीं पीछे पॉइंट होगा ना, पीछे होगा। तो इस वाले वायर से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है? 40, और इस वाले से कितने पे है? 30। तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा ना। समझ पा रहे हो ना? क्लियर रहेगा ना? तो इसको मैं थोड़ा सा डॉट करके दिखा देता हूं पिक्चर में। यहां से ये वाला कितना है बताइए? 40 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना है? 30 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? ये पॉइंट कहां पे है? इन दोनों वायर के यहां कहीं पीछे है। समझ आ रही ना बात? तो इससे 40 और इससे 30। एक खासियत देखिएगा, ये वाली चीज कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो यहां पे ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 50 और ये 40 और ये 30 ना। अगर आपने सही से ट्रायंगल देखा होगा, पढ़ा होगा, तो 40 और 30 के बीच वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये पढ़ा है। 30 और 40 वाला ट्रायंगल कितने का होता है? 90 का होता है। तो मतलब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में एंगल कितने का है? 90 का। इससे मदद क्या मिलेगी? देखना ध्यान से। ये वाला वायर, इससे करंट ऐसे ऊपर बह रही है और पॉइंट जो है ऐसे तिरछे पे है ना, तो इधर फिंगर जाएगी। अच्छा, फील्ड जो होगी वो हथेली से कितने डिग्री पे होती है? फिंगर किधर मुड़ेगी? अंदर ना। तो इस हथेली से, मेरे इस पंजे से कितने डिग्री पे होगी लाइन? ऐसे होगी ना, 90 पे। फील्ड कैसी होगी? तो इस लाइन पे, ये वाली लाइन ऑलरेडी 90 पे है ना, तो मतलब इस लाइन में फील्ड बनेगी एक्स की वजह से। और ये वाली फील्ड क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? बी एक्स। नहीं समझ आई बात? क्यों? ध्यान से देखिए, ऐसे वायर है, इससे करंट ऊपर बहेगी, अंगूठा कर दिया, पंजे को किस तरफ मोड़ना है? जहां पे पॉइंट है उस तरफ मोड़ दिया। फील्ड किधर होती है? अंदर की तरफ। ठीक है, इस पंजे से 90 डिग्री पे होती है ना, फिंगर ऐसे ही तो होती है। कितने पे होती है? तो 90 पे होगी। तो मतलब इस वाली लाइन से, अच्छा ये वाली लाइन यही वाली लाइन है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे ये करंट हो गई और ये वाली लाइन पीछे है। तो इस वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये मेरा पंजा ही तो है। समझ रहे? तो फील्ड किधर होगी? फील्ड कितने पे होती है? इससे, पंजे से। तो ऐसे 90 पे होगी। तो ये वाली लाइन यही तो होगी बी एक्स। समझ गए ना? तो फील्ड इधर बनाएगा। अच्छा, ये वाला वायर किधर बनाएगा फील्ड? करंट किधर है? ऊपर। और ऐसे होगा ना, थोड़ा तिरछा 30। इस बार किधर फील्ड बनेगी? इस वाली लाइन से 90 ना।
तो इस वाली लाइन पे, यही वाली लाइन तो 90 है, तो इस वाली लाइन पे बन जाएगी फील्ड कौन सी, बी वाई ना। अच्छा बी एक्स और बी वाई दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं, 90 पे, तो इसलिए जानना जरूरी था, क्योंकि अब रिजल्टेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। खाली एक फील्ड पहले निकालते हैं, बी एक्स निकालते हैं। बी एक्स फार्मूला क्या होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर है, 10⁻⁷ इंटू 2, करंट कितना 20, और डिस्टेंस कितना, कौन सी लोगे, ये वाली 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.4 ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 0.4, पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 10⁻⁵। ये हो गई बी एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाई भी इतना ही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितने के बराबर होगा बोलिए, 10⁻⁷, और 2 करंट उसमें कितना है, दूसरे वाले वायर में कितना है 15, और डिस्टेंस कितना है, सॉल्व करेंगे फिर इतने आएगा ना। अच्छा दो फील्ड दोनों सेम है, 10⁻⁵, और कितना है 10 की पावर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से कितने पे हों 90 पे, तो रिजल्टेंट फील्ड सीधी लिख दी जाती है, कैसे, दोनों में से एक वेक्टर लीजिए और उसके साथ क्या लगा दीजिए, √2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, बस आंसर हो गया। ये देखो क्वेश्चन, two parallel wire P and Q are placed at a distance 6 centimeter, carries electric current I1 is equal to 5 ampere and I2 is equal to 2 ampere in opposite direction as shown in figure। ना दोनों करंट किधर बह रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक करंट कितना है 5 एम्पियर, और दूसरी करंट कितना है 2 एम्पियर ना, 2 एम्पियर। अच्छा दोनों के बीच की दूरी कितना दी हुई है 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। चलो मान लेते हैं मैंने फिगर दे दिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो मान लेते हैं ये वाली लाइन अपनी तरफ से, ये वाली लाइन है पी क्यू। अब कह रहा है इस लाइन पे किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैट में इस तरह के क्वेश्चन किए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। उस क्वेश्चन को करते वक्त क्या होता था, दो चार्जेस होते थे, सिमिलर और डिसिमिलर, दो तरह के केसेस बनते थे। तो कहाँ पे फील्ड 0 होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, और ये किसका है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपसे पूछ रहा है किस जगह पे फील्ड 0 होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, इस पे चेक करते हैं इस वायर की वजह से फील्ड किधर बनेगी, अंदर, और इस वायर की वजह से, इसकी भी वजह से किधर बनेगी, अंदर ही बने। तो दोनों अंदर मतलब ऐड हो रही, तो यहां पे 0 होने के चांस है नहीं, तो इसके अंदर नहीं हो सकता, किधर होगा बाहर। अच्छा बाहर एक खासियत बताई थी, बाहर किस तरफ फील्ड ज्यादा चांस होता है 0 होने के, जिधर करंट कम हो। तो जिधर करंट कम होगी उस तरफ फील्ड, तो इधर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे जिस पे फील्ड क्या हो सकती है 0 हो सकती है। समझ आ रही ना बात। तो अब देखिए चेक करते हैं, इसकी वजह से फील्ड किधर बनेगी अंदर, और इसकी वजह से बाहर, तो कैंसिल होने के चांस हैं। तो अब ये वाली दूरी मान लेते हैं, यहां से कितनी है d है, कितना है d है, यही d की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहा है d की वैल्यू। तो पहले इस वाले वायर की वजह से मान लेते हैं ये वायर 1 है और ये वायर क्या है 2 है। पहले इसकी वजह से फील्ड इस पे निकालो, फिर इसकी वजह से इस पे फील्ड निकालो, दोनों को क्या कर दो इक्वल, तभी तो कैंसिल होगी। अरे दोनों फील्ड इक्वल होगी तभी तो कैंसिल होगी अपोजिट। तो B1 बराबर होनी चाहिए किसके, किसके बराबर होनी चाहिए B2 के।
तो कैंसिल हो जाएगी फील्ड और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले B1 लिखते हैं इसकी वजह से। अच्छा फार्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/R, यही होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, I कितना है 5, R कितना है बोलिए, सॉरी 5 ले रहे हैं, ये है ना 1, I कितना है 2 और R कितना है यहां से D इक्वल टू B2, इस वाले वायर की वजह से वहां पे फील्ड कितना होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I की वैल्यू कितना है 5 और यहां से डिस्टेंस कितना होगी 6 प्लस D, इतना होगी ना। यहां से कितनी दूरी पे है पॉइंट, 6 प्लस D। कट क्या रहा है 2 से 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2D बराबर हो जाएगा किसके 5D, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3D, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस आंसर हो जाएगा D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। क्लियर रहेगा ना। अब डिस्टेंस पूछने में कमाल कर सकता है, इस वायर से कितना 4 और इस वायर से 10 ना, कर लो इसको। समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हैं, ओए अगला देखो। ऐसे इनफाइनाइट वायर लगे हुए हैं, ठीक है, यहां से R दूरी पे एक पॉइंट है और इसके बीच में भी दूरी R, इसमें 2R, इसमें 4R ना, इस तरह से, ठीक है, गैपिंग है इन वायर्स के बीच में और सब में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सब में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक, क्लियर रहेगा ना। तो सब में एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, ऐड होगी। सब में फील्ड एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। तो आपसे कह रहा है फाइंड दी नेट फील्ड, और फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड दी नेट फील्ड एट P ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, पहले वायर की वजह से फील्ड कितना बनेगी बताइए, पहले वाले की B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई कितना R, पहला हो गया। फिर दूसरा लिखिएगा B2 कितने के बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है दूसरे से 2R, 2I और यहाँ पे कितना 2R। तीसरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई कितना होगा, यहाँ से कितनी दूरी है 4R ना, ऐसे ही B4 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए 8R ना, ऐसे डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट तक चलता रहेगा सीरीज ना। अब आप देखिए सीधा सारी फील्ड क्या होना है, ऐड होना है। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा क्या चीज इसमें कॉमन दिख रही है सब में, है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2I/r कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 यहाँ पे, और अगला 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, और ऐसे ना 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ना इनफिनिट तक। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। अब यहां पे आप देखो, इस सीरीज को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। इस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहली गिनती 1 ना, डिवाइड बाई पहली डिजिट 1 माइनस रेशियो ना 1/2 डिवाइड बाई 1, या ये डिवाइड बाई ये, मतलब अगली गिनती डिवाइड बाई पिछली गिनती, यही करते हैं ना। तो कितना आएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाए। समझ पा रहे हो ना, कई दफा ये करा चुका हूं मैं। और यहाँ पे μ0/4π, और ये कितना हो जाएगा 2I/r ना। यहाँ पे पहली डिजिट, फिर उसके बाद फिर पहली डिजिट नीचे माइनस सेकेंड वाली डिजिट कह लीजिए, तब भी हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, कितना आएगा, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये 1 है, 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा μ0I डिवाइड बाई पाई r, ये हो जाएगा b नेट। आप और आगे लिखना चाहते हैं, ये कितना होगा, ये वाला है 8r, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ना, two identical long conducting wire AOB and COD are placed at right angle to each other। दो वायर है, एक कौन सा है AOB A B, और दूसरा कौन सा है COD। तो चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। राइट एंगल पे है, दोनों वायर कैसे हैं राइट एंगल, तो ये AOB हो गया और ये COD हो गया, दो वायर और दोनों एक दूसरे से कैसे हैं राइट एंगल। अब कह रहे हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है, और ये पॉइंट कॉमन सा है जिसका नाम क्या है O है। अब कह रहा है दी वायर कैरीज करंट I1 I2, मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ आपके लिए, I1 और I2 हटा दीजिए, I कर लीजिए ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। इधर से करंट I और इधर से भी कितना आ रही है I। चलिए करंट I है, कह रहा पॉइंट P इज लाइंग एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम O। कहाँ कहाँ है पॉइंट, कितनी दूरी पे, A दूरी पे, कहाँ से O से। तो देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट O है, ये जो सेंटर है वो क्या है O है, O से कितनी दूरी पे, A डिस्टेंस पे। अब A आगे भी हो सकता है और A पीछे भी हो सकता है या किधर भी हो सकता है, उसके लिए भी बताया है। O along a perpendicular to the plane containing the wires। ये प्लेन किस वायर, मतलब ये जो वायर है ना ये किस प्लेन में है, ऐसे प्लेन में, कह रहा उससे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर दो तरफ हो सकता है, या तो इधर और या तो पीछे, कितने डिस्टेंस पे A डिस्टेंस। तो चलिए आगे ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर A ले लिया A डिस्टेंस पे, अब O से A डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इन दोनों वायर्स की वजह से फील्ड कितनी होगी,
ना। तो सबसे पहले इस वायर से फील्ड देखिए किधर बनेगी, करंट इधर, पॉइंट इधर, फिंगर किधर, नीचे। तो एक फील्ड नीचे हो गई। और इस वाले वायर की वजह से किधर बनेगी, करंट ऊपर, पॉइंट इधर और फील्ड इधर। तो एक फील्ड ऐसे और एक फील्ड नीचे, दोनों में कितना एंगल है, 90। अच्छा, दोनों की करंट सेम है और दोनों वायर से पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो फील्ड भी क्या होगी, सेम होगी। और दोनों फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90। तो अब सेम होने की वजह से आसानी क्या हो गई ना, सीधा √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ता, √a² प्लस b² करना। तो इससे हम बच जाएंगे। तो चलिए एक वायर की वजह से फील्ड लिखिए। इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड कितना होती है, μ0 अपॉन 4 पाई और कितना होता है 2i डिवाइड बाई r की जगह पे कितना है a। ये एक वायर की वजह से हो गई। दूसरे वायर की भी वजह से इतना ही होगी, μ0 अपॉन 4 पाई, करंट कितना I ही है और डिस्टेंस कितना a ना। अब दोनों फील्ड कितने पे है, 90 पे। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना आएगी, रिजल्टेंट दोनों में से एक वैल्यू ले लीजिए, μ0 अपॉन 4 पाई 2i डिवाइड बाई कितना a, और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर होगा। अगर यही I1 I2 लेते तब आपको क्या निकालना पड़ता, रिजल्टेंट √a² प्लस b²। इससे हम बच गए, ठीक। यार पॉइंट यहां पे है ना, तो करंट ऐसे है, पॉइंट बाहर है, तो फील्ड किधर, नीचे। एक फील्ड नीचे और इस वाले की वजह से इधर ऐसे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। हो गया। ये देखिएगा, ये वायर है, ऐसे बेंट है ना, इससे करंट आई आ रही है और यही करंट ऊपर वाले में भी जा रही है, इधर से आ रही है और इधर से जा रही है, ये बेंट है ना। अब यहां पे एक पॉइंट है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे ना। और ये वाली जो दूरी है, ये मान लेते हैं ए के बराबर है। कितने के बराबर, ए के बराबर। ए दूरी पे, कॉर्नर से ए दूरी पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। फाइंड दी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। देखिए एक पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और इसका दूसरा पार्ट आप करिएगा ना। हम इसको 45 दे सकते थे, 45 देते तो ये 45 होता है, ये 45 होता। तो आसानी ये हो जाती, एक वायर से निकालते, दूसरे वायर की उतना ही होती। अच्छा ये बताओ, फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट, देख लेते हैं। इसकी अंदर होगी और इधर से भी किधर होगी, अंदर, फील्ड ऐड होगी। तो मुझे पता था कि अगर मैं 45 लेता तो मैं क्या कर सकता था, एक की वजह से निकालता फील्ड, तो दूसरे की वजह से इंटू 2 कर देता। लेकिन अलग अलग इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो एक पार्ट मैं करा रहा हूं, इस वाली पिक्चर को मैं यहां पे बना लेता हूं। ये वायर और यहां पे ये पॉइंट और ये वाली दूरी कितना ए और ये वाला एंगल कितना 60 ना। अब देखो डाटा क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना। ये फाइनाइट वायर जैसा मानते हैं, फिलहाल कैसा मानते हैं, जनरली जनरल फार्मूला हमारा फाइनाइट वाला है।
तो फाइनाइट वाला B इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होता है। अब देखो सबसे पहले मुझे अल्फा और बीटा ढूंढना है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो इसमें से ये वाला एंगल एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बीटा होगा। तो मुझे पता है कि ये 60 है, तो ये कितना होगा, कितना होगा 30 होगा ना, कितना होगा 30 होगा। तो ये वाला तो 30 पता चल गया ना। अब मसला इस वाले पे है, तो ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है, वायर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये वाला एंगल लगभग कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा निकल गया, दो काम मैंने आपका निपटा दिया, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 90, दो काम निपट गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज बच रही है, इतने की वैल्यू तो हम जानते ही हैं कितने के बराबर होती है, और करंट कितना है I, मसला किसका है, R का। R ये वाली दूरी है, ये वाली ना, ये वाली दूरी कितने के बराबर, R के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। R ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मुझे पता है ये वाला कंपोनेंट कितने के बराबर होगा, A cos 30 और A cos 60 कितने के बराबर होगा, A cos 60, और ये वाला A sin 60, और ये जो A sin 60 होगा वही परपेंडिकुलर है ना। तो कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, A sin 60, sin 60 की वैल्यू कितना होती है, √3/2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, √3A डिवाइड बाई 2 लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए, ये कौन सी फील्ड आ गई, इस वाले वायर की वजह से ना। ऐसे ही सिमिलर इसकी वजह से निकालोगे, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, ये वाली भी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, और ये वाला एंगल एक अल्फा कहलाएगा और एक बीटा कहलाएगा। अच्छा ये बताओ, ये 60 है तो ये कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये 60 हो गया, एक पता चल गया 60 हो गया। और दूसरा वाला कितना होगा, इनफाइनाइट है ना, तो कितना होगा 90, 60 और 90 एंगल पता चल गया। अच्छा ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कितना होगा, A cos कितना होगा, ये वाली चीज A cos 60, ये वाली चीज A cos 60 ही है ना परपेंडिकुलर ना। तो R की जगह पे कितना हो जाएगा, A cos 60, अरे ये वाला A है ना, तो ये A cos 60 और ये A sin 60, तो ये वाला चाहिए ना, तो ये कितने के बराबर है, A cos 60 रख दोगे तो क्या निकल आएगा, B2, फिर दोनों को क्या कर लीजिएगा, ऐड, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने करा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। हो गया कि नहीं, जल्दी जल्दी अच्छा आप आंसर तो नहीं करने लगे, होमवर्क है भैया, इसको घर पे करिएगा, ठीक है। आराम से एक पार्ट तो इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि आप निकाल ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नहीं है, अगली बात देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक। देखिएगा, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, इन सब से करंट इस तरह से बह रही है ना। एक मिनट सुनना ध्यान से, ऐसे करंट बह रही है, अगर इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी हो, सेंटर पे, स्क्वायर के किस पे, सेंटर पे आपको फील्ड निकालनी हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, इसका जुगाड़ क्या है, इसका जुगाड़ हमारे पास यही नजर आ रहा है, पहले एक वायर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, एक वायर की वजह से निकालेंगे, मान लेते हैं इसकी साइड कितने के बराबर है, A के बराबर,
कितने के बराबर है? ए के बराबर। तो एक वायर की वजह से फील्ड निकालेंगे, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे अगर स्क्वायर है? कितना होगा? 45 45। तो अल्फा 45 बीटा 45 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगी? a/2 के बराबर। तो फील्ड वाले फार्मूले से फील्ड निकालेंगे, फिर 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो बस आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल, और यहां सेंटर पे क्या पूछे हमसे? इससे करंट कितना फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है। तो पहले एक वायर की वजह से इस पे फील्ड निकालेंगे, फिर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। और वो जो फाइनाइट वायर वाला फार्मूला है उसी का यूज करेंगे, अल्फा बीटा पता करेंगे, फिर निकालेंगे। क्या कोई इसके अलावा भी एक जुगाड़ है ना? वो जुगाड़ मैं बताता हूं ना। उस जुगाड़ से यहां पे क्या हेडिंग डालेंगे? पॉलीगन। जैसे क्या है ना, सबको आपको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा ना। जैसे स्क्वायर आएगा तो अलग, ट्रायंगल आएगा तो अलग ना। पहले एक साइड से निकालोगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक साइड से निकालोगे इस पे फील्ड, फिर कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक जुगाड़ ऐसा, उसमें भी सॉल्व ही करना पड़ेगा, उससे भी आ सकता है। ये पॉलीगन मतलब किसी के लिए भी सेट हो सकता है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, या फिर हेक्सागन हो, बस रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर शेप मतलब क्या होता है? एंगल क्या होना चाहिए? बराबर बराबर। जैसे इक्विलेटरल है, सबका एंगल 60 60 60, और स्क्वायर है तो सबका एंगल सेम होता है। तो रेगुलर वाले में ये जुगाड़ काम चल जाएगा, और नीट का जो सिलेबस है उसके लिए रेगुलर ही इनफ है। समझ आ रही ना बात? तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI पाई L, यहां तक हो गया। म्यू नॉट NI पाई L साइन पाई बाई N इंटू टेन पाई बाई N, टेन पाई बाई N। अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है? इसमें दो चीज दिख रही है आपको। जो म्यू नॉट तो आप पहचानते हो, N क्या है? N जो है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। N क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। और L क्या है? साइड लेंथ। L क्या है? साइड लेंथ। मतलब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ कितना है? A है। तो यहाँ पे L की जगह पे क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल है, उसकी साइडें कितने के बराबर है? A है, तीनों साइडें ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? L की जगह पे A हो जाएगा। तो A क्या है? साइड लेंथ है। अब देखिए मैं इसके लिए फार्मूला लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। B इज इक्वल टू, अगर आपके पास स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए आप कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? N की जगह पे कितना हो जाएगा? कितनी साइडें? 4, तो कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? म्यू नॉट, और करंट कितना? I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? पाई, और साइड कितना है? A ना। अब देखो इसमें N कितना आएगा? 4, पाई बाई 4 मतलब कितना? पाई बाई 4 मतलब कितना? पाई 180 होता है, तो कितना होगा? 45। पाई बाई 4 यार, नहीं पता? 45 ना। तो साइन 45 की वैल्यू कितना होती है? 1 बाई कितना? √2 ना। और ये कितना होगा? पाई बाई 4, 45। tan 45 की वैल्यू कितना होती है? 1। अच्छा, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2। अच्छा, इसमें से एक 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना। ये 4 की जगह पे इतनी चीज लिख सकते हो। तो एक रूट टू उड़ जाएगा ना, तो बचेगा कितना? 2√2 म्यू नॉट I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? पाई A। समझ आया कि नहीं? अगला देखो,
बी निकालो ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए बताइए कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? पाई। और साइड ए कितने के बराबर है? ए। और ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 मतलब 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। और ये कितना हो जाएगा? tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 कितना होगा? √3। तो अब आप देखिए √3 कितना हो जाएगा? 3 और 3 3 जा 9। 9/2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए। ये हो गई फील्ड ना। हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान देना है, वो गलती ना हो आपसे। जैसे मान लेते हैं अगर मैं आपसे कहता कि पूरे ट्रायंगल की लेंथ जो है, पूरे ट्रायंगल की लेंथ ए के बराबर है, तो एक साइड कितने के बराबर होती है? तो यहाँ पे ए की जगह पे a/3 होता है। यहाँ पे जो एल है फार्मूले में वो कौन सी है? साइड लेंथ है, ट्रायंगल की लेंथ नहीं। ठीक है, कर लीजिए इसको, देखिए जुगाड़ से हो जाएगा। आपको एक साइड की निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इन 2 क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, बस इस वाले फार्मूले और इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। ठीक है, देख लो। करंट कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर। और साइड स्क्वायर की कितना दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पूछ रहा है? सेंटर पे। तो देखो स्क्वायर 10 सेंटीमीटर साइड रखता है ना, और करंट कितना है? 2 एम्पियर। और साइड कितना है? सॉरी, अब आपको सेंटर पे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना। बस निकालो, फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है? थोड़ा सा स्क्वायर वाला बोलिएगा। 2√2 और म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए ना। साइड ए की वैल्यू कितना दी हुई है? 0.1। और करंट कितना दिया हुआ है? 2। और म्यू नॉट की वैल्यू यहां से ले लोगे ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁷। इसको इधर लेके चले जाओ, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाए। कितना आ रहा है आंसर? कितना आएगा? वन सिक्सटी √2 इंटू 10⁻⁷ ना। आंसर जो आएगा 160 √2 इंटू 10⁻⁷। यही आ रहा है। पीछे आया कि नहीं? अरे आई की जगह पे 2 रखना और ए की जगह पे 0.1 रखना है। इतना आसान, बाकी सॉल्व करना है। म्यू नॉट की जगह पे ये रख देना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। पाई पाई उड़ जाएगा ना।
चलो हो गया। अगला वाला ट्रायंगल पे एक ये होमवर्क है, आप लिख लीजिए और घर से करिएगा, आंसर बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर है। इसको जो ऑनलाइन देखेगा कमेंट करेगा, ठीक है। फार्मूला ट्रायंगल वाला है आपके पास 9/2 वाला ना। 9/2 वाले में आई और आर की वैल्यू रखना है, आई और ए की, हो जाएगा। है हाँ, 36 इंटू 10⁻⁻6 सही है आंसर, सही है। हाँ? अगला कौन से पढ़े? बस ज्यादा टाइम नहीं है। तुम तो जैसे अलार्म जैसा तुरंत मुंह फैला। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस of the current carrying रिंग, ठीक है। करंट कैरिंग रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रही है और यहाँ ये इसका सेंटर है ना, ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट P है जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रही है रिंग से, I। तो इस पॉइंट P पे सेंटर से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा है। उसमें क्या होता था, रिंग पे क्या होता था, चार्ज, और एक्सिस पे क्या पूछता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार रिंग के अंदर क्या है, करंट, तो आपसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सीधा डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता। फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, B इज इक्वल टू होगा μ0/4 पाई, ये हो जाएगा μ0/4 पाई, और साथ साथ में I इंटू 2I इंटू पाई R स्क्वायर। ये अब R क्या है, R जो है वो रिंग की क्या है, रेडियस, पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ये होता है फार्मूला। समझ आ रही ना बात? इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा कुछ दिखा था, समझ आ रहा? यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रहा, क्लियर है ना? ठीक, तो ये फील्ड का फार्मूला है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसको, ये करंट इनटू एरिया है, करंट इनटू एरिया को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। करंट इनटू एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, μ0/4
4 पाई और कितना 2m डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो आप, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ आ रही ना बात। m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लिख लीजिएगा m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हो गया ये फार्मूला। हो गया ना, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक, अब अगली बात सुनिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। क्या हुआ, लिख चुके हैं ना, बस धीरे धीरे तुम लोग मजा लेते रहे। यहां तक हो गया ना। अब देखो, एट सेंटर अगर हम बात करें, एट सेंटर, एट सेंटर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे। तो जब पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करिए, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना होगा, ये पहले निपटा लेते हैं नीचे वाला। x की वैल्यू 0 हो गई, r का स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 है, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, r की पावर 3 ना, और इधर से कितना बचेगा 2i और कितना पाई r स्क्वायर ना। ये r स्क्वायर से 2r गायब हो जाएगा, एक r बचेगा। अब देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना, i डिवाइड बाई कैपिटल R, और बचा क्या है 2 पाई। ये हो गई फील्ड, कहाँ पे, सेंटर पे। कहाँ पे हो गई, सेंटर पे। अब ध्यान से देखिएगा, सेंटर पे जो फील्ड है इसको छोड़ करके ये वाले पार्ट को देखिए, कहीं पे आपने पढ़ा है कहाँ पे ये फील्ड होती है, सेमी इनफाइनाइट वाले। बस ये r यहाँ पे क्या है, रेडियस, वहां पे r क्या होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। कुछ हद तक समझ आया। अब अगली बात गजब की देखिए, थोड़ा सा आप मेरे साथ बताइएगा, ये वाली चीज है क्या, रिंग का एंगल, रिंग कितना एंगल बनाती है 360 ना, 360 मतलब 2 पाई, तो ये बेसिकली एंगल है। तो अगर आधी रिंग होती, ऐसे होती, यहां कहां पे बनाओ, ऐसे आधी रिंग होती, आधी रिंग होती और इसके सेंटर पे, इससे करंट कितना फ्लो करती आई, और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता, तो आधी रिंग का एंगल कितना, पाई, तो यहाँ पे कितना होता, पाई, पाई से पाई कट जाता, आंसर कितना हो जाता, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r, सिंपल। और अगर क्वार्टर रिंग होती तब, और यहां सेंटर पे फील्ड पूछता तब, तो ये कितना होता, पाई/2, पाई पाई कैंसिल हो जाता, 4 2 जा कितना हो जाता है 8, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r। तो मतलब इस फार्मूले में तो सब कुछ है, तो इसका मतलब ये सिर्फ रिंग के लिए नहीं है, ये आर्क के लिए भी है। इसके लिए तो पहले इसको लिखिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आर्क के लिए ये जनरल फार्मूला बनी है। अब देखो, पहले इस वाले पार्ट को हम कर लेते हैं, और इसको आप अपनी नोट्स में ये बात पूरी प्रॉपर लिखिएगा ना, कि हाफ रिंग होगी तो उसके सेंटर पे फील्ड कितना हो जाएगी, वो लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगी, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, पाई, पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r। और अगर क्वार्टर होगी तो ये एंगल कितना होगा, पाई/2, तो पाई से पाई कट जाएगा ना, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r हो जाएगा। ये बात लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। समझ पा रहे हैं ना। चलिए आ जाते हैं, इसको एक पार्ट में कर देते हैं। अगर आपके पास एक आर्क है और उसका ये सेंटर है, और ये एंगल कितना सबटेंड करता है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगी फील्ड, सेंटर पे यहाँ पे कितना होगी फील्ड, आर्क के सेंटर पे अगर इससे करंट आई जा रही,
B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई इस रिंग की रेडियस कितना है, आर की रेडियस कितना है आर, और यहां पे कितना हो जाएगा थीटा। समझ आया फॉर्मूला? बस आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा, तो आप बता सकते हो कि सेंटर पे फील्ड कितनी होगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, अभी एक के लाइन तो लिखा हूं मैं, वह पूरा निपट जाए ना। एक और पार्ट देखिएगा। अच्छा, अभी आपको जो मैं फार्मूला पढ़ाया हूं वो कौन सा पढ़ाया, ये वाला पढ़ाया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या था 2I इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये था फार्मूला। ठीक है, अब एक चीज आप समझिएगा थोड़ा सा, ये फील्ड कहाँ पे है, ये फील्ड कहाँ पे है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे ना, इस पे एक्सिस के किसी पॉइंट पे है। अब आप देखिएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई ना, और ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो 2I इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई इस वाले अंदर जो है ना, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही बचेगा ना, और इसकी होल पावर कितना है 3/2। अब जिसको एलसीएम ना आता हो, एक बार और मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई है, अगर आपसे कोई बोलता है इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे नहीं है x तो वो डिवाइड में आ जाएगा x, समझ? तो यही काम किया मैंने, आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ तक हो जाने के बाद ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये वाला हिस्सा 2I इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा इसको बाहर में निकालना चाहता हूँ, तो आर स्क्वायर है और उसकी पावर कितना है 3/2, तो पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो बचेगा कितना आर की पावर 3, यही बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 ना। अच्छा, इसमें कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर कट रहा है, और यहाँ पे कितना बचेगा आर बचेगा। अब ये ईमानदारी से देखिए, यहाँ पे थीटा की जगह अगर 2 पाई हो जाता है तो क्या बन जाता है, थीटा की जगह पे अगर 2 पाई हो जाता है, इसके सर्किल के सेंटर पे फील्ड, तो अगर आप ईमानदारी से देखोगे इतना बचा हुआ पोर्शन है क्या, थोड़ा देख करके बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई डिवाइड बाई आर, आई डिवाइड बाई आर, 2 पाई क्या है, फील्ड कहां पे सेंटर पे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही फार्मूला किसमें रिलेशन दे रहा है, सेंटर की फील्ड और एक्सिस की फील्ड में रिलेशन बन गया। अब आप देखिएगा एक और बात, इसमें क्वेश्चन की वेराइटी आप देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये रिंग है ना, और इससे करंट फ्लो हो रहा था। अच्छा, यहां डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज या इंक्रीज, जैसे जैसे सेंटर से दूरी ये x है ना, x बढ़ाओगे तो x बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगी डिक्रीज करे, तो फील्ड डिक्रीज कर रही है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड डिक्रीज करेगी, समझ पा रहे हैं ना, तो फील्ड डिक्रीज करेगी अगर, तो एक चीज हमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा फील्ड कहां पे होगी सेंटर पे, सेंटर से x बढ़ने पे फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर, तो अगर डिक्रीज कर रही है तो ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, फील्ड घटते घटते जो सेंटर पे फील्ड है उसका कितना गुना 1/8 गुना बची, कितना गुना बची, या घटते घटते वो दूरी बताइए जहां पे फील्ड सेंटर की 1/27 गुना बचती है,
तो आप यहां पे क्या लिखोगे एक्सिस की जगह पे, डी सेंटर डिवाइड बाई 27। तो आपको कौन सी दूरी मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगा सेंटर से। समझ आ रही ना बात? तो इस तरह के क्वेश्चन इस वाले फार्मूले से निपटाए जा सकते हैं। समझ पाए कि नहीं? और अच्छा एक और बात, ग्राफ बनाना है, अभी यहीं कहीं ग्राफ बना दूंगा, निपट जाएगा। और जैसे जैसे सबसे ज्यादा फील्ड कहां पे होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, तो सबसे ज्यादा कहां पे होगी सेंटर पे, और बाकी जगहों पे सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो दूरी बढ़ेगी तो फील्ड क्या होगी, घटेगी। तो इसका फील्ड वर्सेस आर ग्राफ जब देखोगे, फील्ड वर्सेस आर या एक्स डिस्टेंस ग्राफ देखोगे, तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा ना। हाईएस्ट कहां पे होगी, सेंटर पे, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर रहेगा ना? तो आज की क्लास इतना ही मैंने सुबह भी पढ़ाया था, इसके आगे देखेंगे कल, ठीक है। और इस ग्राफ को थोड़ा सा स्मूथ बनाइएगा, मोच की तरीके से ऐठ ना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, थैंक यू।